The American tech giant Apple could soon be the first U.S. company to reach a market capitalization of $3 trillion. Our goal is to make the best personal computers in the world and to make products we are proud to sell and would recommend to our family and friends. And we can't do it. We just can't ship junk. We want to make the best personal computers in the industry. All right, Apple today became the first publicly traded company in the world to be worth more than $3 trillion. I am indeed a king because I know how to rule. हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है किंग्स आर द पीपल हु हैव रूल्ड ओवर डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स। उसी तरह बिजनेस के डिफरेंट एम्पायर होते हैं और उसमें होती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आज मैं उसी में से एक इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है एप्पल इनकॉर्पोरेशंस। बेसिकली हाउ डिड इट रीच द $3 ट्रिलियन मार्केट कैप? एप्पल की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1976 लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में। एप्पल इज एन इंडस्ट्री विच डील्स इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इसके फाउंडर्स हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक, बट देयर इज वन मोर पर्सन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एप्पल हु इज टिम कुक। एप्पल डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में डील करता है और काफ़ी सर्विसेज में भी, जैसे कि आईफोन्स, एप्पल वॉचेस, iMac, एप्पल म्यूजिक, ऐप स्टोर, एप्पल कार्ड। हाउ डिड ही रीच द $3 ट्रिलियन मार्केट कैप? यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार आता है और उसका आंसर है स्ट्रेटेजीज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो एप्पल ने यूज करी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। एप्पल इकोसिस्टम। एप्पल अपने इकोसिस्टम के ऊपर काफी वर्क करता है बिकॉज एप्पल की जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है वो कैटेगराइज्ड है एक वर्टिकल इंटीग्रेशन में। बिकॉज इस कंपनी के पास एडवांस एक्सपर्टीज है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सर्विसेज में डील करने की, और ये सारी चीज़ें वो एक साथ में डील करते हैं। एप्पल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर आसानी से एक दूसरे के साथ सिंक हो जाते हैं, जिसके मदद से कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो एक साथ दो डिवाइसेस पर भी वर्क करते हैं। तो ये जो है एक यूज़र इंटरफेस ईजी बनाता है अपने कस्टमर के लिए। एप्पल अपने कस्टमर्स के लिए स्विचिंग कॉस्ट क्रिएट करता है। इससे हम ये समझते हैं कि एप्पल के डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ ईजिली सिंक हो जाते हैं तो उससे एक कस्टमर को बेनिफिट होता है ताकि वो अपना काम और ईजिली कर पाए। और आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी बंदा जिसके पास एप्पल का डिवाइस होता है उसके पास एप्पल की या तो वॉच होगी या उसके पास iMac होगा, तो उससे आप पूछ कर देख सकते हो कि उससे कितना यूजर इंटरफेस में हेल्प मिलती है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम एप्पल इसे यूज करता है अपने एडवांटेज के लिए ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर पाए विद अ लिटिल इनोवेशन। उसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंसॉफ मैट्रिक्स। एंसॉफ मैट्रिक्स जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। इसमें आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसको एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एप्पल यूजेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज इट्स मेन इंटेंसिव स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ। एप्पल implements this intensive growth strategy through innovation in its research and development process. एप्पल की डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है और उसमें एक आता है आईफोन, आईपैड्स एंड ऑल दैट। तो एप्पल क्या करता है, इसी में इनोवेशन लेके आकर इसे बेचता है और इससे उसको रेवेन्यू मिलता है। तो आप जितना इनोवेशन लेकर आओगे एक प्रोडक्ट में, आपके उतना रेवेन्यू जनरेट होगा बिकॉज यू आर डूइंग मोर बिजनेस बाय सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। जैसे कि एप्पल हमेशा एक नया आईफोन लॉन्च करता है हर साल, तो उसमें कुछ इनोवेशन होता है और उसी तरीके से उसके प्राइसिंग होती है, तो इससे वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इससे हम समझते हैं कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब कि मार्केट शेयर में अपनी जगह बनाना। जो आईफोन्स है वो प्रीमियम मोबाइल सेगमेंट्स में काफ़ी आगे चल रहे हैं और वो पूरा मार्केट को डोमिनेट करते हैं। एंड इसे इंकरेज कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट्स। एप्पल की एडवर्टाइजिंग पहले से ही काफ़ी अच्छी रही है और मार्केट में अगर आपको घुसना है तो आपको मार्केट के पहले प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे और उसी के साथ साथ हमें देखना होगा कि क्या एडवर्टाइजिंग इफेक्ट कर रहा है और टारगेट कस्टमर को एक्वायर करने के लिए क्या एडवर्टाइजिंग बेटर होगी। इसी तरीके से आईफोन्स जब भी लॉन्च होते हैं तो वो इतने बेटर एडवर्टाइजमेंट्स के साथ लॉन्च होते हैं कि टारगेट कस्टमर उस तक पहुंच ही जाता है।
और जैसे कि मैंने पहले कहा, इकोसिस्टम ऑलवेज मैटर्स। मार्केट डेवलपमेंट, उसका भी एक यूज़ है कि एप्पल जो है अपने कंपीटिटिव एडवांटेजेस की मदद से मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करता है और ये उसे मदद करता है डेवलपिंग इन द मार्केट। अगर आपने देखा होगा कि एप्पल जो है ओवरसी मार्केट में भी डील करता है, मींस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। तो इसी तरीके से वो अपने मार्केट को डेवलप करता है और अपने और ज़्यादा मार्केट अटेंशन खींचता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स से हम ये समझते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचना, वो भी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में। यस, जैसे एप्पल जो है आईफोन्स, आईमैक, एप्पल वॉचेस, ये सारे प्रोडक्ट्स में तो डील करता ही है, बट साथ साथ में वो सर्विसेज में भी डील करता है, जैसे कि ऐप स्टोर, एप्पल सर्विसेज जो होती हैं डिफरेंट, एप्पल केयर, एप्पल कार्ड। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सर्विसेज ऑफर करना, उसे ही कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर अपने आप को डाइवर्सिफाई करता है तो वो अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में घुसता है और उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही उसमें प्रोग्रेस करता है। तो एप्पल भी वही करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सर्विसेज फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट टारगेट ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें ये बताता है कि हाउ विल द प्रोडक्ट सर्वाइव इन द मार्केट, कि उसका सर्वाइवल प्रोसेस क्या होगा जब से वो अंदर मार्केट में घुसा है तब तक, जब तक वो प्रोडक्ट फुल डाई ना हो जाए। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होते हैं उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। तो एक एक स्टेजेस को मैं डिटेल में बताता हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, और वी कैन से द इनिशियल स्टेज इन विच द प्रोडक्ट इज एंटर्ड इनटू द मार्केट। एक मार्केट में जब प्रोडक्ट एंटर करता है वो अपने इनिशियल स्टेज में होता है। उसके बाद में वो अपने ग्रोथ स्टेज में जाता है, जब उसकी एडवर्टाइजिंग वो सब होती है कि नए नए यूज़र्स उसे यूज़ करना शुरू करते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं। अगर वो प्रोडक्ट हिट कर जाता है तो वो अपने मैच्योरिटी स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स जो रहती है वो इक्वल रहती है, एडवर्टाइजिंग की जो रेवेन्यू खर्चा होता है वो भी उसी रेंज में होता है। मीन्स आप जो पैसा लगा रहे हो उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। देन कम्स द डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज वो आती है जब एक प्रोडक्ट अपने डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है, कि मीन्स उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट कब चलेगा और कब नहीं चलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, इट इज़ बेस्ट टाइम टू उसमें से पैसा निकाल दो और नए प्रोडक्ट में लगाओ, और या नहीं तो इनोवेशन पर ध्यान दो और इनोवेट करो अपने प्रोडक्ट को। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं नोकिया का बीच में जब सारे फ़ोन्स स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हो गए थे, नोकिया फिर भी अपने ही उस टाइपिंग वाले फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहा था। एंड व्हाट वाज द रिज़ल्ट? हम सबको पता है कि उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ी एंड ऑल सब वो मैटर जो हुआ था। बट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आप समझ जाओगे, आपका प्रोडक्ट कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज BCG मैट्रिक्स। बेसिकली BCG स्टैंड फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये एक कंसल्टिंग ग्रुप है जिसने ये स्ट्रेटेजी बताया हुआ है कि इस मैट्रिक्स के यूज़ से एक कंपनी कैसे स्टैंड आउट कर सकती है। तो BCG मैट्रिक्स जो होता है वो भी कैटेगराइज होता है 4 चीज़ों में, विच इज़ द स्टार परफॉर्मर, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड द डॉग। डॉग वो प्रोडक्ट होता है जो अभी मार्केट में उसमें से पैसा डाइवेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उसमें इन्वेस्ट करने की। डॉग वो प्रोडक्ट होता है जो अभी डिक्लाइन स्टेज में जा चुका है। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहा, वो प्रोडक्ट जिसमें अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको अभी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो उसी तरीके से अगर हम एप्पल के कंसिडरेशन में लें तो इसमें आएगा हमारा आईपॉड अभी इतना नहीं चलेगा बिकॉज MP3 प्लेयर्स और बहुत से ऑडियो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन आ चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन मार्क इज़ द प्रोडक्ट जहाँ उसका मार्केट शेयर तो अच्छा है, बट उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे अगर इस एग्जांपल में हम लें तो इसमें आएगा हमारा मैकबुक। उसमें हम कह सकते हैं कि मार्केट में मैकबुक का तो ज़रूरत है, बट इट इज़ नॉट डोमिनेटिंग द करंट मार्केट राइट नाउ। और भी काफ़ी लैपटॉप्स है इस प्राइस सेगमेंट में जो अभी डोमिनेट कर रहे हैं। तो मैकबुक में अभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये थोड़ा डाउट हो जाता है। फिर आता है द कैश काउ बेसिकली इसे इसलिए कहा गया है बिकॉज
हम काउ से क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करता है हमें काउ और उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसी तरीके से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करो और उसे इन्वेस्ट करो अपने क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में या तो स्टार वाले में। तो उसके लिए कैश काउ का यूज़ होता है। अगर कैश काउ की बात करें तो उसमें एप्पल का टैब आ जाएगा। तो उसमें एप्पल क्या कर रहा है, उससे जब तक वो मार्केट शेयर में उससे बिक्री हो रही है, जब तक उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एप्पल उससे रेवेन्यू कलेक्ट करता है और उसे इन्वेस्ट करता है अपने क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में, यानी कि मैकबुक्स में या नहीं तो अपने स्टार प्रोडक्ट में। उसी से अब आते हैं हमारे स्टार प्रोडक्ट पे और वो है हमारे आईफोन्स। आईफोन इज़ द बेटर एग्जाम्पल फॉर स्टार बिकॉज हमको पता है कि उसमें इन्वेस्ट करने पे नया रिटर्न्स मिल रहा है। एप्पल हमेशा इनोवेशन के साथ अपने नए आईफोन्स को लेके आता है और ये वही प्रोडक्ट है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करता है और अपने उसे रिटर्न्स मिलते हैं। यही होता है BCG मैट्रिक्स कि आप अपने प्रोडक्ट लाइन को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करो और देखो कि कौन आपको ज़्यादा रिटर्न देगा और कौन आपसे ज़्यादा खर्चा निकालेगा। और इसे समझने के लिए आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझना होगा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। एज अ कंज्यूमर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, क्वालिटी तो देखते ही होंगे, बट उसके साथ साथ सेकंड चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो होती है प्राइस। और उसी तरह एप्पल भी अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे काफ़ी मेहनत करता है। एप्पल क्या करता है, अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के रूल से फॉलो करता है। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या करता है कि जब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा उसका प्राइस जो होगा बहुत हाई सेगमेंट में होगा और जो उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे जो उससे पहले मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं उसका प्राइस फिर कम हो जाएगा। मीन्स जब भी एप्पल इनोवेट करके, अगर मैं एग्जांपल लूँ आईफोन की, तो जब भी एप्पल इनोवेशन लाकर अपना नया आईफोन निकालता है मार्केट में, आप नोटिस करोगे जो पुराना आईफोन होता है उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। कि जैसे ही मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आ रहा है कि लोगों में उसका क्रेज़ होगा, टारगेट ऑडियंस में उसका क्रेज़ होगा, तो लोग पैसा देकर लेंगे और जो पुरानी ऑडियंस है वो पुराना फ़ोन लेगी बिकॉज उसका प्राइस कम हो गया है। तो यही कमाल है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का। एप्पल ने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ किया अपने ग्रोथ के लिए, इसको आप भी अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो फॉर योर ग्रोथ। बट इन सब स्ट्रेटेजीज के साथ साथ एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। योर कंपनी शुड फॉलो द प्रॉपर लीडरशिप एंड द प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। आपको हमेशा से कोई भी आइडिया को लीनियंटली नहीं लेना है। आप देख रहे हो कि अगर इसमें हमें परेशानी आ रही है, जस्ट इनोवेट इट। उसी तरीके से अगर हम बात करें इनके फाउंडर्स की, स्टीव जॉब्स की, तो हम जानते हैं कि स्टीव जॉब्स की लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और अगर अभी हम करंट CEO टिम कुक के बारे में बात करें तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ है, ये स्ट्रैटेजीज़ अगर किसी ने दी है तो उसे इम्प्लीमेंट करने का काम टिम कुक ने किया है और यही रिस्पॉन्सिबल है द ओवरऑल थिंग फॉर एप्पल। उसकी एडवर्टाइजिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, इनोवेशन हो गया, इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक CEO का होता है और वो टिम कुक ने काफ़ी बेहतर तरीके से निभाया है। तो आज के इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला? आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज सीखने मिली है जिसमें आपको पता चला कि एप्पल ने उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया और अपने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप रीच किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बताना कि आने वाले कौन से टॉपिक्स पे आपको केस स्टडी या वीडियो चाहिए। मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।